उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जामिया मिलिया इस्लामिया के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, शिक्षा को व्यापक सामाजिक विकास से जोड़ना महत्वपूर्ण। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, भारत विश्व के जरूरतमंद देशों के लिए सेतु का काम करेगा। छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह रायपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश का कहर जारी। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट और महाराष्ट्र व गोवा के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर फिर से खतरे के निशान से ऊपर। मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश की जताई है संभावना। नोएडा और गाजियाबाद में भी हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ा। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आज 23 जुलाई 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो का किया था प्रसारण। लोगों को रेडियो के महत्व से अवगत कराने के लिए हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है ये दिवस। और चिराग और सात्विक की जोड़ी ने जीता कोरिया ओपन का खिताब। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशियाई जोड़ी को 17-21, 21-13, 21-14 से दी शिकस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया का शताब्दी वर्ष दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ ने कई छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा देकर सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा को व्यापक सामाजिक विकास से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। Education is important, but something is more important, and that is link education to larger societal growth. The empowerment of human resource is a vital ingredient in nation building. The youth have to empower themselves not by political intoxication, but through the mechanism of capacity building and personality development with the ultimate objective of nurturing a healthy environment and society. और वहीं उपराष्ट्रपति ने कहा कि असहमति को विरोध में बदलना जनतंत्र के हिसाब से ठीक नहीं है। ये संविधान की मूल भावना से मेल नहीं खाता। एक छत के नीचे विरोध और असहमति स्वाभाविक है, लेकिन विरोध को प्रतिशोध में बदलना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि बातचीत और विचार विमर्श से ही इसका समाधान निकल सकता है। प्रजातंत्र में प्रतिघात का कोई स्थान नहीं है। आज के हालात कितने विचित्र हो गए। असहमति को तो स्वाभाविक है, आवश्यक नहीं है कि हमारी बात पर सहमत हों। हम असहमत हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, पर असहमति को विरोध में बदलना जनतंत्र के लिए अभिशाप से कम नहीं है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की मूल भावना से मेल नहीं खाता। ये असहमति करो, इसको विरोध मत मानो। इसमें खिंचाव और गांठ जन कल्याण के लिए हितकारी नहीं हो सकते। एक छत के नीचे विरोध और असहमति स्वाभाविक है। विरोध का प्रतिशोध में बदलना प्रजातंत्र के लिए हितकारी नहीं है। इसका एक ही निदान है, डायलॉग, एक ही निदान है, विचार विमर्श। और वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने संबोधन में कहा कि भारत विश्व के जरूरतमंद देशों के लिए सेतु का काम करेगा। इसमें जामिया जैसे संस्थाओं की अहम भूमिका होगी। जामिया को जन्म होते हुए 100 साल पूरा हो चुके हैं। 1920 आज 2023। उसी 100 साल में देश आजाद हुआ। आजादी के आंदोलन को बढ़ाने के लिए जामिया बनी थी। आप ही के दिग्दर्शन के कारण, आपकी लीडरशिप के कारण, आपके नेतृत्व के कारण आज आजादी के उपरांत हमने 75 साल जर्नी भी पूरा किए हैं।
इसी क्षण में, इसी कार्यकाल के दौरान विश्व में हमने 5 नंबर की इकोनॉमी भी बने और इसी क्षण में हमें आने वाले 25 साल की देश की अमृत काल की तैयारी भी कर रहे हैं। और मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, जो आने वाले 25 साल की देश की नेतृत्व जाएगा, जो जर्नी होगा, उसमें से जामिया 1 नंबर स्थान पे रहेगा इंटेलेक्चुअल लीडरशिप देने में। और उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अमित शाह ने रायपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। और उधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां अनेक सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। जब देश की संसद ने यह फैसला किया 5 अगस्त को, ऐतिहासिक फैसला, उसके बाद से लेकर के आज तक 3-4 बड़े परिवर्तन आप महसूस कर सकती हैं। एक, स्ट्रीट वायलेंस जो कुछ लोगों के द्वारा प्रायोजित हुआ करता था, वो पूरी तरह बंद हो गया। बंद कॉल्स जो अलगाववादी आतंकवादी संगठनों के द्वारा या पड़ोसी देश के द्वारा दिया जाता था, वो पूरी तरह से बंद हो गया। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ का आम नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार अब जी रहा है। अनेक बातें और मैं कह सकता हूं कि 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, 7 नए मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, निफ्ट, अनेक ऐसे इंस्टीट्यूशंस, 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट, मैंने ढेर सारे PMDP में, और भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बाकी डेवलपमेंट के लिए प्रयास किए हैं और पैसे दिए हैं। और वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू की आबादी के हिसाब से इसका योगदान देश के विकास में किसी भी दूसरे भाग से कम नहीं है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की आबादी के हिसाब से जम्मू कश्मीर का भी कंट्रीब्यूशन देश के किसी हिस्से से कम नहीं होगा। और इसका प्रमाण उन आंखों में मैंने देखा जब पिछले साल तिरंगा यात्रा निकली थी, जिस सोपैया और पुलवामा को देश दूसरे कारणों से जानता था, वहां 8-8 हजार, 10-10 हजार नौजवान, नवयुवतियां हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। उस दिन मुझे विश्वास हो गया कि अब जम्मू कश्मीर निश्चित रूप से जो शारदा पीठ था, देश को दिशा देता था, देश का किरीट था, देश का मुकुटमणि था, वो अपना गौरव हासिल करे। और वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ये पूरा साक्षात्कार आप देख सकते हैं आज शाम 7:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का कहर जारी है। महाराष्ट्र के यवतमाल में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई इलाकों में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र में 4 दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मुंबई में इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। IMD ने 203.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार बारिश के कारण मुंबई के कुछ हिस्सों में पानी भर गया है। जहां तक सड़क और यातायात का सवाल है, मुंबई में कुल मिलाकर स्थिति सामान्य है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। मौसम विभाग ने गुजरात में आज और कल भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। राज्य के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में बीते 24 घंटे में भारी बारिश हुई है। राज्य में सबसे अधिक बरसात नवसारी में हुई है। नवसारी में 306 तो जूनागढ़ में 241 मिलीमीटर बारिश हुई है। जल प्रभावित क्षेत्र से पानी निकालने का काम भी चल रहा है। जूनागढ़ में 750 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। भारी बारिश के कारण राज्य में 46 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से भारी बारिश के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में उत्पन्न बाढ़ जैसी स्थिति के बारे में बात की। और वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कहर से यातायात भी प्रभावित हुआ है। किन्नौर और शिमला जिलों में भूस्खलन के कारण NH5 अवरुद्ध हो गया।
सड़क मार्ग को फिर से सुचारू तौर पर चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर फिर से खतरे के निशान के ऊपर चला गया है। यमुना का जलस्तर 206.01 मीटर दर्ज किया गया। दिल्ली के पुराना लोहे के पुल पर यमुना का पानी के बहाव एक बार फिर से वहां पर तेज देखने को मिला है। और वहीं राजधानी दिल्ली में धूप और उमस भरी गर्मी से उसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि शाम के समय राजधानी के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इसके साथ ही दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल से यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर फोन पर बात की। और वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन और अन्य विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्रद्धालुओं को लेकर गहरे पानी की ओर न जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नोएडा में हिंडन नदी का भी जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। प्रशासन ने कुछ घरों को खाली कराया है। गाजियाबाद में भी हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। एनडीआरएफ द्वारा राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। बाढ़ से प्रभावित लोगों में भी कमी आई है। हालांकि अभी धुबरी में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। राज्य के 4 जिले अभी भी बाढ़ के पानी से डूबे हुए हैं। बाढ़ से फसलों को भी नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान ने आज राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। काशी में चल रहे मंदिर महाकुंभ में पश्चिम बंगाल के सनातनी संगठन ने पदाधिकारियों ने भी यहां पर भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने हमारे संवाददाता डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम से अपना अनुभव साझा किया। मंदिर महाकुंभ का असर दिखाई देने लगा है। देश के कोने कोने से आए हुए, मंदिरों से जुड़े हुए, सनातन धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपनी इच्छाएं, जो यहाँ पे अनुभव है वो बता रहे हैं, अपनी इच्छाएं जाहिर कर रहे हैं। ऐसे ही एक संत हैं, एक व्यवस्था को देखने वाले हैं जो वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं। सर, आप लोगों ने जो यहाँ पे देखा, क्या इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं आप लोग? कलकत्ता नगरी में कोई भव्य दुर्गा माता का मंदिर नहीं है। हम सनातनी महापीठ में माँ सनातनी दुर्गा का एक भव्य मंदिर निर्माण के लिए भारतवर्ष का सभी मंदिर, सभी मानव के चरण में विनती रखती हूँ। दुर्गा माता का मंदिर होना चाहिए नियर कलकत्ता में, क्योंकि हम लोग का बंगाली का जो मेन फेस्टिवल है दुर्गा पूजा। और एक मैं रिक्वेस्ट करते हूँ, यहाँ पर जो जितना प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैं अपना सीएम को बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक प्रोग्राम, ये सब एक प्रोग्राम हम लोग को कलकत्ता में करने के लिए। महाकुंभ जो काशी में हो रहा है बहुत भव्य है, इनका ऐसा मानना है। और साथ ही अपने प्रदेश की मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा ही मंदिर महाकुंभ एक वेस्ट बंगाल में भी हो। उम्मीद करते हैं कि इनकी मुख्यमंत्री इनकी बात को हमारे माध्यम से सुनेंगी और ऐसा ही महाकुंभ कोलकाता में भी या वेस्ट बंगाल के किसी शहर में आयोजित होगा। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और वहीं दिल्ली में आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स लगभग बनकर तैयार हो चुका है। आगामी 26 जुलाई को दिल्ली में पुनर्विकसित आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया जाएगा। पुनर्विकसित आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स को विश्व स्तरीय आयोजनों की मेजबानी करने की भारत की क्षमता के प्रमाण के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसमें कन्वेंशन सेंटर के लेवल 3 पर 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। ऐसे ही 3,000 लोगों के बैठने की क्षमता के साथ एक एम्फी थिएटर भी है। ये कॉम्प्लेक्स भारत के G20 नेताओं की बैठकों की मेजबानी करेगा। और वहीं आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण दिन भारत के पहले रेडियो प्रसारण की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे ऑल इंडिया रेडियो के रूप में जाना जाता है। भारत का पहला रेडियो प्रसारण 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट।
देश आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मना रहा है। प्रतिवर्ष 23 जुलाई को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में पहले रेडियो प्रसारण की शुरुआत का प्रतीक है। ध्यान देने की बात है कि भारत का पहला रेडियो प्रसारण 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ। उसके बाद सन 1930 में इन ट्रांसमीटरों को तत्कालीन सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर इसे भारतीय प्रसारण सेवा का नाम देकर परिचालित करना शुरू कर दिया गया। 1935 तक इसे भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन वर्ष 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और बाद में इसे आकाशवाणी के नाम से भी पुकारा जाने लगा। आकाशवाणी यह शब्द वस्तुतः रविंद्रनाथ टैगोर की 1938 की कविता आकाशवाणी से प्रेरित था, जिसका अर्थ है आकाश से आवाज या घोषणा। संचार क्रांति की स्पर्धा में रेडियो के महत्व से लोगों को अवगत कराने के लिए भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस का आयोजन निश्चय ही भारत में रेडियो सेवाओं, विशेष रूप से आकाशवाणी को युगानुरूप और अधिक अद्यतन और प्रासंगिक बनाए रखने की दिशा में प्रेरणा का कारक है, क्योंकि इंटरनेट, टेलीविजन जैसे जनसंचार माध्यमों के साथ साथ रेडियो या आकाशवाणी की सेवाएं आज भी भारत में लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये सेवाएं भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में अभी भी समाचारों के साथ साथ मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम है, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने उद्घोष के साथ युगानुरूप अपेक्षाओं पर खरी उतरती हुई अपनी उपस्थिति मजबूती से बयां कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खेती किसानी के लिए किसान को पानी की कमी ना हो, इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अमृत सरोवरों का निर्माण हो चुका है और यहां सिंचाई का रकबा भी लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम अंचल से देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम जिला कृषि प्रधान जिला है और यहाँ का मुख्य व्यवसाय खेती है। यहाँ के किसान खेती के लिए पानी नहर या ट्यूबवेल के माध्यम से लेते हैं, पर कुछ क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ विषम होने के चलते पानी की समस्या रहती थी। पर अब केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना का लाभ उठाते हुए किसान फसलों में अच्छा उत्पादन करने लगे हैं। अमृत सरोवर योजना उनके लिए वरदान साबित हो रही है। नर्मदापुरम में अमृत सरोवर योजना के माध्यम से 7 ब्लॉक में 101 अमृत सरोवर तालाब बनवाए जा रहे हैं, जिसमें से 80 तालाब बन चुके हैं। इससे क्या है, कई किसानों को फायदा होगा। जैसे कई किसानों इससे पानी लेने के लिए, फसल उगाने के लिए, जैसे कई बार नहर या ये पानी नहीं आया, हमारे इधर नहर नहीं है, तो इससे हमें यही है कि ट्यूबवेलों को रिचार्ज भी मिल जाता है। इससे कई बेनिफिट है। इससे बहुत फ़ायदा, खेती के लिए 3 फसल ले सकते हैं और ट्यूबवेल के लिए भी बहुत फ़ायदा है। जैसे गर्मियों में ट्यूबवेल सूख जाते तो इससे ट्यूबवेल सूखेंगे नहीं। जिला पंचायत के सीईओ सोजान सिंह रावत का कहना है कि इन अमृत सरोवर तालाबों के माध्यम से 13 से 14 लाख क्यूबिक पानी उपलब्ध कराई गई है, जिससे 1000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रों को सिंचित किया जा सकता है, जो जिले की बड़ी उपलब्धि है। इससे लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्र को हम नवीन रूप से सिंचित कर पा रहे हैं। अधिकांश जगह हमने ऐसे एरिया को चिन्हित किया है जहां पर पहले पानी की कमी थी, तो इन अमृत सरोवर के बनने से वहां की जो भूमि है वो भी सिंचाई कर पा रहे हैं, प्लस जो पानी की जो दिक्कतें थी लोगों को, उसका भी समाधान हुआ है। तालाब के आसपास के जो किसान हैं, जहां पर पहले वो सिर्फ एक फसल कर पाते थे, अब पानी रहने की वजह से वो 2 फसल कर पा रहे हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान हितैषी अनेकों योजनाओं में से एक अमृत सरोवर योजना ने नर्मदापुरम जिले के किसानों की तकदीर बदलने में बड़ा योगदान दिया है। नर्मदापुरम से आशीष मालवीय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और वहीं केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में 90,000 से ज्यादा किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान बनकर आई है। इस योजना के तहत पंजीकृत किसानों को हर वर्ष 3 किस्तों में 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में भी 90,000 से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। उनका कहना है कि इस राशि का उनके कृषि कारोबार में काफी सहयोग रहता है। जहां सामान्य रूप से ये राशि किसान नए उपकरण और बीज खरीदने में उपयोग करते हैं, वहीं कठिन परिस्थितियों में ये राशि उन्हें कृषि से जुड़े कार्यों में मददगार साबित होती है। मैं छोटा सा किसान हूँ। मेरे गांव में मेरी छोटी सी खेती है। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान निधि चलाई हुई है, उससे हमें बहुत सी मदद मिलती है। किसानों वास्ते खाद भी है, बीजा वास्ते, और कोई ढेर पाना कुछ भी रूड़ी पानी है उहदे वास्ते हर रंग वास्ते फायदा। किसानों को हर तरीके का ही फायदा। जो चलाई योजना बहुत वधिया चलाई है। मोदी दी सम्मान निधि जो 6,000 रुपया सानू साल दा मिलदा, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਬੂਜ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मोदी साहब ਦਾ 2,000 रुपया ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ गरीब ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ बहुत भारा फायदा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों अन्नदाताओं को केंद्र सरकार का अमूल्य उपहार है। इस योजना का ही परिणाम है कि कठिन परिस्थितियों में भी किसान साल भर खेती करने में खुद को सक्षम पा रहे हैं। ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। स्पेन में आज मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान होगा। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का मुकाबला रूढ़िवादी पीपल्स पार्टी और धुर दक्षिणपंथी पार्टियों के बीच होगा। अंतिम जनमत सर्वेक्षणों में दक्षिणपंथी पीपल्स पार्टी को सबसे आगे दिखाया गया है, लेकिन किसी को भी बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। लेकिन रूढ़िवादी पीपल्स पार्टी और धुर दक्षिणपंथी वॉक्स पार्टी के बीच गठबंधन होता है तो बहुमत हासिल किया जा सकता है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने चुनाव से पहले अपनी जीत का दावा किया है। उधर इजराइल में न्यायिक सुधार विधेयक के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने बड़ी संख्या में रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव और यरूशलेम में विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। बिल लागू होने से सरकार को न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार मिल जाएगा। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ लोगों का आरोप है कि सरकार की ये योजना देश की जांच व्यवस्था पर हमला करना है। उनका मानना है कि सरकार के इस कदम से लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। स्वीडन और डेनमार्क में हुए प्रदर्शन के दौरान एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर बगदाद में लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने डेनिश दूतावास तक जाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने एहतियात बरतते हुए ग्रीन जोन की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों में सत्तारूढ़ इराकी दल और सशस्त्र समूह भी शामिल रहे। बता दें कि डेनमार्क में एक व्यक्ति ने इराकी दूतावास के सामने एक धार्मिक किताब में आग लगा दी थी। और वहीं रूस के पश्चिमी मॉस्को में एक शॉपिंग मॉल में गर्म पानी का पाइप फटने से करीब 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक आपातकालीन सेवा से जुड़े लोग घायलों की मदद करने घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गर्म पानी के कारण घायल लोगों में कुछ लोग काफी जल गए हैं। ग्रीस के जंगलों में आग का कहर लगातार जारी है। दमकल विभाग के कर्मी आग पर काबू पाने के लिए पूरी मशक्कत के साथ जुटे हुए हैं। बढ़ते तापमान के कारण आग का प्रकोप बढ़ सकता है। इसके लिए लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। फिलहाल ग्रीस सरकार पीड़ित परिवारों को राहत मुहैया कराने के कार्यों में जुटी हुई है।
कनाडा में भारी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भारी बारिश से सड़कों, पुलों और इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने कहा है कि 2 बच्चों सहित 4 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बचाव कर्मी लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। अधिकारियों ने प्रांत के सबसे बड़े शहर हैलिफैक्स और 4 अन्य क्षेत्रों में आपातकाल की स्थिति की घोषित कर दी है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कोरिया ओपन का पुरुष युगल खिताब जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में सात्विक चिराग ने शीर्ष वरीयता प्राप्त इंडोनेशियाई जोड़ी को 17-21, 21-17, 21-13, 21-14 से हराया। वहीं सात्विक चिराग का ये इस साल का तीसरा वर्ल्ड टूर खिताब है। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी ने एक बार फिर कमाल दिखाया है। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष युगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में दुनिया की तीसरे नंबर की जोड़ी ने फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियांतो की इंडोनेशियाई जोड़ी को 17-21, 21-13, 21-14 से हराकर प्रतिष्ठित खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। मुकाबले का पहला गेम 21-17 से इंडोनेशियाई जोड़ी के नाम रहा। भारतीय जोड़ी ने जोरदार वापसी करते हुए दूसरा गेम 21-13 से जीतने में सफलता पाई और इसके बाद तीसरे गेम को 21-14 से जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। कोरिया ओपन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सफर शानदार रहा। टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मैच में भारतीय जोड़ी ने ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी की जापानी जोड़ी को 21-14, 21-17 के अंतर से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबले में सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चीन के लियांग वेईकेंग और वैंग चेंग की जोड़ी को 21-15, 24-22 के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। फिर खिताबी मैच में इंडोनेशियाई जोड़ी के खिलाफ जीत हासिल करके पहली बार कोरिया ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं इस सत्र में सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। कोरिया ओपन सुपर 500 का खिताब भारतीय जोड़ी का इस साल का तीसरा खिताब है। इससे पहले इस जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 और स्विस ओपन सुपर 500 का खिताब जीत चुकी है। भारतीय जोड़ी ने जून में इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 का खिताब अपने नाम किया था। ये जोड़ी पहली बार इंडोनेशिया ओपन का खिताब जीतने वाली पहली जोड़ी बनी थी। इसके बाद कोरिया ओपन जीतने के बाद सात्विक और चिराग की जोड़ी इस सीजन में लगातार 2 खिताब अपने नाम करने में सफल रही। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और आगामी एशियाई खेलों के लिए चल रहे कुश्ती चैन ट्रायल में आज एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। ओलंपिक रजत पदक विजेता रवि दहिया एशियाई खेलों के ट्रायल में महाराष्ट्र के पहलवान आतिश टोटकर से बाहर हो गए। आतिश ने 57 किलोग्राम के मुकाबले में शीर्ष भारतीय पहलवान को हराकर IG स्टेडियम में हलचल मचा दी। और वहीं इस हार के नतीजन रवि दहिया आगामी एशियाई खेलों का हिस्सा अब आगे वो नहीं ले पाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।